तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा हैं, एक्टिविस्ट हैं पीओके के। अमजद अयूब मिर्जा से लीजिए जवाब। अमजद अयूब मिर्जा से जवाब लीजिए, उसके बाद के शर्मा भी हाथ उठा रहे हैं, दोनों से जवाब लीजिएगा। पहले अमजद अयूब मिर्जा। हिंदुस्तान के साथ हमारी रियासत का इल्हाक हुआ है 26 अक्टूबर 1947 को। उससे पहले 22 अक्टूबर 1947 को आपकी पाकिस्तानी फौज ने कबायली लश्करियों के साथ मिलकर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मोहम्मद अली जिन्ना के साइन हुए थे 12 अगस्त 1947 के, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक के आपके मुल्क की फौज ने और आपके किराए के जो कातिल कबायली थे उन्होंने हमारी रियासत पे कब्जा करके ये मसला कश्मीर जिसको आप कहते हैं ये पैदा किया है, ये आपका पैदा करता है। दूसरी आप बात पीछे कर रहे थे कि इंडिया में मुसलमानों के बड़े हालात खराब है, ये अच्छे हालात खराब है कि मुफ्ती सईद जो है वो मुसलमान है और वो भारत का वजीर दाखिला बन जाता है। कई सदर जो है वो मुसलमान है, कई साइंसदान मुसलमान है। क्या झूठ बोलते हैं आप। हमें ना बोलने की आजादी, ना लिखने की आजादी, ना पढ़ने की आजादी। किताबें बैन है, किसी के हाथ से कोई किताब निकल आए तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं उसको। और जितने पीओजे के अखबार है सब ISPR और PDI ये जानते हैं। इनसे आप पूछे कि ये PDI में हमारे जर्नलिस्टों को, एडिटरों को क्या इन्होंने ठुड्डे नहीं मारे पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पे, क्योंकि उन्होंने लाइन से हट के खबरें छापी हैं। तारिक फतेह साहब गवाह हैं, वो PDI को जानते हैं। और मैं आखिर में सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि एक चूहा कुएं में गिर गया था तो लोग डोल निकाल के ना पानी को साफ कर रहे थे। मैं कहता हूं डोल निकालने से कुछ नहीं होगा। ये सलाउद्दीन को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो, इनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा, चूहा निकालना पड़ेगा। ये जो बड़े सगीर पाक और हिंद में पाकिस्तान का जो चूहा हमारे कुएं में गिरा हुआ है, चूहे को निकालना पड़ेगा। जल्दी से अमजद अयूब मिर्जा, उसके बाद जनरल बख्शी, जल्दी जल्दी, उसके बाद के शर्मा प्लीज। 3 बातें करूंगा। नंबर 1, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया और दिखाया शहबाज शरीफ का, कि वो एक तरफ बात करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी को आप दूध दें लेकिन उसमें बकरी की मेंगने भी डाल दें, यानी कंपोजिट डायलॉग, कश्मीर पे डायलॉग। यानी ये वो हिसाब है कि वो ना बंदा दूध पी सकता है और ना उसका कुछ कर सकता है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि ये बड़े अमन पसंद है। ये अच्छे अमन पसंद हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट भिजा दी जहाद के नाम पे, और फिर ये कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। तो वो 5 लाख जहादी जो पाकिस्तान में आ गया, अचानक वो दहशतगर्द कैसे बन गया? अगर अफगानिस्तान में वो अच्छा काम कर रहे थे तो पाकिस्तान आके वो कैसे दहशतगर्द हो गए? और तीसरी और आखिरी बात, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर POJ में कितनी पाकिस्तानी फौज है? जगह जगह फौज की चेक पोस्टेज है। मुजफ्फराबाद में, नीलम में, कोटली में, आगे रावला कोट में इनके ब्रिगेड बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यह हालत है कि हर 25 नागरिकों के ऊपर, यानी हर 25 शहरियों के ऊपर एक फौजी इन्होंने बिठाया है। ऊपर से चाइनीज फौज भी आ गई है। ये क्या हमें बता रहे हैं कि कश्मीर में 9 लाख फौज है? जनरल बख्शी का कमेंट लीजिए के शर्मा, उसके बाद वक्त होगा तो मैं दूंगी मुबशिर मिठारी को मंच। प्लीज जल्दी जनरल बख्शी। देखिए, मैं अभी बुखारी साहब अर्ज कर रहे थे कि क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं आपको सिर्फ बुखारी साहब याद दिलाना चाहता हूं कि आए दिन आपके मुल्क से चीन के बनाए हुए हेक्साकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर, AK-47 लेके, पिस्टल्स लेके, ग्रेनेड्स लेके, प्री फैब्रिकेटेड IEDs लेके, एक्सप्लोजिव पैसा, ड्रग्स लेके जम्मू कश्मीर और पंजाब के ऊपर हथियार बरसा रहे हैं। ठीक है साहब, जो आपके ड्रोन जब नहीं कामयाब होते तो आप टनल्स खोद रहे हैं। ठीक है साहब, ये आप कर रहे हैं। ये है कथनी और ये है करनी। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपके साहब दूसरे क्या सलूक करें। आप बड़ी तकलीफ में थे, आपने सीज फायर मांगा, हमने सीज फायर दिया। आपने सीज फायर का पूरा फायदा उठाकर अफगानिस्तान में तालिबान थोक दी। और क्या वहां की बेचारी जो
जो वहां की औरतों का क्या हाल किया है तालिबान ने, वो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। किस तरह बच्चियों को स्कूलों से निकाल निकाल कर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। जो वहां की माइनॉरिटीज का जो हाल किया है तालिबान ने, वो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। फिर आपको फिक्र है भारत में माइनॉरिटीज। ठीक सर, आप खुद क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? आप जरा पूछिए बलूचिस्तान के लोगों को। आप कभी सुनिए जो त्राहिमाम गिलगिट बाल्टिस्तान से हो रहा है, फिर आप बात करिए ना साहब। ठीक है, के शर्मा जी। एक ही बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं कि इनको, और जो उनके वहां के राजनेता हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ये कश्मीर का राग अलापना बंद करके और कम से कम पाकिस्तान की जनता को भुलावे में रखने का आप ये कृत्य बंद कर दीजिए। अब इसका कोई लाभ नहीं है, और इसको आपने महसूस भी किया होगा कि इतनी बड़ी भीषण आपदा आपके यहाँ पाकिस्तान में आई और विश्व से कोई सहायता देने को आपको तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते हैं कि एक आतंकवादी देश जहां से आतंक की फैक्ट्री चलती हो और जो विश्व में दहशतगर्दी फैलाता हो, ऐसे देश को किस रूप में सहायता दी जाए। ठीक है, मानवता के नाते ऐसे समय पर इस रूप को नहीं लेना चाहिए, और मानवता के नाते कुछ लोगों ने दिया, लेकिन जितना बढ़ चढ़ के आपको सहायता मिलनी चाहिए थी इस पर नहीं हुई। और यही नहीं, अन्य हर स्तर पर आप जो है बेनकाब हुए हैं। विश्व स्तर पर कम से कम जनता, आप देखिए महंगाई से क्या त्रस्त है पाकिस्तान। वहां पर आलू, प्याज, दूध, आई, रोटी, आटा, इनकी बेतहाशा कीमतें जनता त्राही त्राही की है। आप कश्मीर करके भुलावे में डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, कश्मीर राग अलाप कर, आप ये राग अलाप कर जनता को, पाकिस्तान की जनता को भी भुलावे में न रखें और खुद को भी भुलावे में न रखें। कश्मीर भूल जाइए, कश्मीर न आपका था, न है, न रहेगा। अब तो जो भी बात होगी वो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, और वो भारत जो उसको लेकर रहेगा, इसमें भी हमारे संकल्प में कोई दो मत नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम जाएंगे 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन में पाकिस्तान को एक मैसेज दिया था। आप भी सुनिए। हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। पर आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान। तो जो मैसेज 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था, आज भी वो उतना ही रेलेवेंट। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक का एक गेम खेलते हुए वीडियो शेयर किया। योगी सरकार पर तंज कसा। महोबा से बीजेपी विधायक वीडियो में मोबाइल पर गेम खेलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधायक को लेकर सवाल पूछा और लिखा, मुख्यमंत्री जी इन पर नैतिक बुलडोजर कब चलाएंगे? समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से गेम खेलने वाले वीडियो के साथ साथ बीजेपी के झांसी से विधायक रवि शर्मा का सदन के अंदर तंबाकू खाते हुए वीडियो भी शेयर किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर जल्द लौटेंगे। है और वो गायब हो चुकी है। तो सवाल अगर किसी पर उठता है तो इस सरकार पर, ये मंत्री जो जिनको दर्जाधारी ठीक है, आप भी ये कहिए कि घटना घटने के बाद कार्रवाई को लेकर पुलिस की पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। विक्रम सिंह,
आपने जिस बात से शुरुआत की थी वही बात सुजाता जी भी कह रही है। भाई रेवेन्यू पुलिस ने अगर समय रहते इस केस को ट्रांसफर कर दिया होता तो जल्दी कार्रवाई हो सकती थी। वो कह रही है कि आज भी जो जन आक्रोश है उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। वो ये भी आरोप अमजद अयूब मिर्जा, पीओके में क्या होता है? सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में एथिकल जर्नलिज्म जो है ना इसका कोई वजूद है और ना ही ये पॉसिबल है, इसलिए कि जितने पाकिस्तान के अखबार हैं इंक्लूडिंग डॉन अखबार, जंग अखबार, नवाए वक्त अखबार, डेली एक्सप्रेस अखबार, इनकी जब कॉपी लगती है तो वो सबसे पहले ISPR को भेजी जाती है, रात को वहां से वो अप्रूव होके आती है तो वो प्रिंट होता है अखबार। और मेरा ख्याल है तारिक फतेह साहब इस बात को जरूर इंडोर्स करेंगे। दूसरी बात इन्होंने प्लेबिसाइड की जरा उसका भी जवाब सुन ले। पहली बात तो ये कि 1935 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें तो प्लेबिसाइड का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें तो जिक्र ये है कि जो महाराजा हैं वो जो फैसला करेंगे कि कौन सी प्रिंसली स्टेट ने किसके साथ जाना है तो उसके तहत फैसला होगा। और 565 में से 560 से ज्यादा रियासतें जो है वो मिलके तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना है। और हमारे महाराजा हरि सिंह ने भी भारत के साथ उसी 1935 इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा इलाक किया है। लिहाजा प्लेबिसाइड तो इन्होंने बीच में घुसाया है। तो प्लेबिसाइड का सुन लें, जैसा तारिक फतेह साहब ने कहा है कि प्लेबिसाइड तो उस वक्त बात करें जब यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन नंबर 48 के तहत पाकिस्तान अपनी तमाम फौजें और तमाम गैर रियासती लोगों को POJK से और POGP से निकाले। ये पहली कंडीशन है। ये कहते हैं कि हमने प्लेबिसाइड कराना है तो भाई प्लेबिसाइड में सवाल तो यही होगा ना कि आपने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो हमें इजाजत क्यों नहीं है कि हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, अब मैं आपके ह्यूमन राइट के सवाल की तरफ आ रहा हूं कि हमें क्यों इजाजत नहीं है कि हम वहां अपना कैंपेन ऑफिस खोलें और भारत के साथ इल्हाकी कैंपेन करें। ये कौन सी नूरा कुश्ती है जिसपे हमारे हाथ पीछे बांधे हुए हैं? हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की बात करें तो हमें गायब कर देते हैं, हमें गोली मार के शहीद कर देते हैं हमारे लोगों को। और वहां पे जब तक कोई ये प्लेज ना ले कि मैं पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की हिमायत करता हूं, ना वो किसी पब्लिक ऑफिस में जॉब में उसको मिलती है, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ह्यूमन राइट का तो बलात्कार यहीं से हो गया ना। तो इस बात का जवाब दें। मैं कब मुजफ्फराबाद में दफ्तर खोलूं भारत के लिए? मैं मीरपुर से मेरा ताल्लुक है, मैं दफ्तर खोलना चाहता हूं मुजफ्फराबाद में भारत का झंडा लगा के कि भाई हम लोग भारत के साथ जाना चाहते हैं। कब मैं आऊं?